बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटीजर एक्सपोनेंट्स, इंटीजर एक्सपोनेंट्स, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है रैशनल एक्सपोनेंट्स। रैशनल एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर एक्सपोनेंट्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो इंटीजर एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर हमारे पास बेसिकली तीन तरह के नंबर्स होते हैं। उसको हम रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। देखें जी, इंटीजर्स क्या होते हैं। हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। Similarly, -1, -2, -3 and so on. These are the integers. अब ये तीन तरह के हैं। देखें, 1 से लेके ऑनवर्ड इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह -1 से लेके ऑनवर्ड ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारे पास जो है वो एक नंबर होता है 0। तो इंटीजर्स बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0। तो इंटीजर एक्सपोनेंट्स हम इन तीनों टाइप्स के इंटीजर के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। इसकी डेफिनेशन होती है इफ ए इज एनी रियल नंबर and n is positive integer, then a raised to power n is equal to a multiply a up to so on multiply a। तो ये हमारे पास ये जो a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज आर n फैक्टर्स, दीज आर n फैक्टर्स।
where a is base, ये बात इंपॉर्टेंट है, and n is exponent. देखें इस केस में हमारे पास ये जो a रेज़ टू पावर n लिखा है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये बेसिकली a जो है वो अपने आप के साथ n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें a जो है उसे हम बेस कहते हैं, और ये जो n लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट्स tells us how many times a number is multiplied to itself। यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये हमें क्या शो करता है कि एक नंबर जो है वो अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया गया है। अगर a रेज़ टू पावर n है यानी एक्सपोनेंट n है, तो इट्स मीन a जो है उसे अपने आप के साथ n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल देखते हैं, 3/4 रेज़ टू पावर 3। ये इसमें देखें एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 इज एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास 3/4 जो है ये क्या है, बेस। अब इसके मीनिंग क्या है कि ये जो 3/4 है ये अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है। तो ये 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, तो 3 3 आर 9 और 9 3 आर 27 डिवाइडेड बाय हमारे क्या पास क्या बन जाएगा, 64। और बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो दी जा सकती हैं लाइक दिस। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -5 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो 4 है दिस इज एक्सपोनेंट, और ये जो -5 है ये हमारे पास क्या है, बेस। -5 इज बेस। तो एक्सपोनेंट 4 है, इट्स मीन कि -5 अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर नेगेटिव का साइन इवन नंबर्स में आ रहा है, 4 टाइम्स अब आ रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव जो है वो ऑड टाइम्स आ रहा है यानी 3 टाइम्स आ रहा है या 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम फिर उसे नेगेटिव ही रहने देते हैं। तो इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर बनेगा, 625। तो देखें ये एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और बेस जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर एक्सपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखें पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट की। इंटीजर तीन तरह के होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट पढ़ा है हमने कि वो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब जीरो इंटीजर एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीरो इंटीजर एक्सपोनेंट, इफ ए
is non-zero real number, then जीरो इंटीजर एक्सपोनेंट क्या होगा, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये इसकी डेफिनेशन है, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा। एग्जांपल 1, 3 रेज टू पावर 0, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, इसी तरह हम एक और जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास -7 है और उसकी पावर जो है वो 0 आ रही है, तो देखिए नेगेटिव अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जो 7 है उसकी पावर 0 है तो वो 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यूं हो कि -7 होल रेज टू पावर 0, तो फिर इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आएगा। इसमें डिफरेंस जो है वो नोट कीजिएगा। यहाँ पे -7 होल रेज टू पावर 0 आ रही है और यहाँ पे नेगेटिव जो है वो साइड पे है, पावर सिर्फ 7 के ऊपर है, तो वो नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, 7 की जगह पे 1 है। तो दो तरह की जो है वो एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, जीरो इंटीजर एक्सपोनेंट। इनकी क्या डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट देखें। इफ a is non-zero real number and n is पॉजिटिव इंटीजर। इस बात पे गौर कीजिएगा, मैंने n को पॉजिटिव इंटीजर ही लिखा है, हम डिफाइन कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो n हमारे पास मैं पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं, अगर इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो फिर नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। तो देखिएगा, इफ a इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट हैपन्स, देन a रेज टू पावर नेगेटिव n। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है, तो ये नेगेटिव इंटीजर के लिए ही डेफिनेशन चल रही है। a रेज टू पावर नेगेटिव n विल बी 1 ओवर a रेज टू पावर n। आल्सो हमारे पास 1 ओवर a रेज टू पावर नेगेटिव n, ये बनेगा a रेज टू पावर n। इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है, अगर कैसे लिखते हैं हम इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 3 रेज टू पावर नेगेटिव 2, इट विल बी 1 ओवर 3 रेज टू पावर पॉजिटिव 2। और 3 रेज टू पावर 2 का हमें पता है कि ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3। योर आंसर विल बी 1 ओवर 9। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 ओवर 4 रेज टू पावर नेगेटिव 3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर 1 ओवर नेगेटिव n आ रही है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव n आ रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। ये बनेगा 4 रेज टू पावर 3। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, योर आंसर विल बी 64। तो ये हमने इंटीजर एक्सपोनेंट्स को डिफाइन किया है। उसके 3 केस बनते थे, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हमने तीनों के लिए जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो देखी कि क्या होती है, और उसकी एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या फिर इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। याद रखें, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो दो तरह के थे, एक थे रैशनल एक्सपोनेंट्स और दूसरे थे इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स। अभी हमने इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया है और इंटीजर एक्सपोनेंट्स के लॉज या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इफ़ m n and l are integers,
and A, B are real numbers, then फर्स्ट लॉ है इसका प्रोडक्ट, यानी हम प्रोडक्ट जो है वो कैसे लेंगे। तो देखिएगा, अगर हमारे पास a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, दैट विल बी a रेज टू पावर m प्लस n, यानी a रेज टू पावर m है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a रेज टू पावर n, दोनों में बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। एग्जांपल 1 हम लिखते हैं x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 7, दैट विल बी x रेज टू पावर, देखिए ये सारे जो हैं वो आपस में ऐड अप हो जाएंगी, पावर 4 प्लस 3 प्लस 7, दैट विल बी x रेज टू पावर 14। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ये 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 9 है, तो लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5 प्लस 9, एक्सपोनेंट्स बेस जो है वो सेम थी, एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड अप कर लिया, यही हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है। तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 14। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में देखिएगा कि हम इसमें फर्दर दो पार्ट्स लेते हैं, a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n, इट विल बी a raised to power m minus n when m greater than n and a is नॉन ज़ीरो। यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये जो a है ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो तो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि m ग्रेटर देन n है, यानी जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में पावर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से। इसकी एग्जांपल भी लिखते हैं, देखिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 रेज टू पावर 7 ओवर 4 रेज टू पावर 3, दैट विल बी 4 रेज टू पावर 7 माइनस 3। यहाँ पे हम देखें हैं कि न्यूमिनेटर जो है उसमें 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर में 3 है, ये छोटा है, तो हमने क्या किया 7 में से 3 को माइनस कर दिया। रूल यही कहता है कि ये जो m है ये n से ग्रेटर है, तो सिंपलीफाई करेंगे क्या बनेगा 4 रेज टू पावर 4, और फर्दर हम इसे जो है वो देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है 256। इस तरह और भी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, आप ख़ुद जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स लेके हम अब इसका जो है वो पार्ट बी पढ़ते हैं। पार्ट बी क्या है, a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n, दैट विल बी 1 ओवर a रेज टू पावर n माइनस m। अब इस केस में क्या है, वेयर n इज ग्रेटर देन m एंड a इज नॉन ज़ीरो। ये देखें डिनोमिनेटर जो है वो तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि a नॉन ज़ीरो है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे ये कहा है कि n जो है वो m से ग्रेटर है, यानी डिनोमिनेटर में जो पावर है वो न्यूमिनेटर में पावर से छोटी है, तो हम क्या करेंगे जो छोटी पावर होती है उसे बड़ी पावर की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल सी बात हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी
छोटी पावर को हमने बड़ी पावर की तरफ मूव किया था और यहाँ पे भी हम छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू पावर 5। अब देखें ऊपर जो है जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें पावर 3 है और डिनोमिनेटर में पावर 5 है। तो अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल पार्ट बी हम इसे लिखेंगे 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3। तो ये क्या बनेगा 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 2 जो हमारे पास होता है 1 ओवर 4। थर्ड एक्सपोनेंट लॉ जो है हमारे पास वो है पावर। इसमें देखें हमारे पास हमने कंसिडर किया था कि ए बी जो है हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो इसमें क्या आएगा ए रेज़ टू पावर एम होल रेज़ टू पावर एन। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट विल बी ए रेज़ टू पावर एम मल्टीप्लाई एन। यानी जो पावर रूल है उसमें भी फर्दर हमारे पास जो है वो 3 केसेस हैं। पहला ये था, इसकी एग्जांपल जो है वो पहले देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या बनती है, कैसी एग्जांपल्स हो सकती हैं। नंबर 1 हमारे पास हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर 2। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारे पास 64 बन जाता है। इस तरह जो है वो और बहुत सी एग्जांपल जो हैं वो दी जा सकती हैं। देखें 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 5। तो ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 3 रेज़ टू पावर 10 जिसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये बनेगा 59049। तो इसका जो है वो थर्ड रूल में मैंने कहा था 3 पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास, 3 तरह के केसेस बनते हैं। एक केस ये था जिसमें हमने पावर रूल यूज़ किया है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका बी केस क्या होगा कि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं ए और बी, इनकी पावर m है। तो लिखेंगे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m। यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनकी पावर हम सेपरेट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर की पावर अलहदा से और सेकंड नंबर की पावर अलहदा से। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें इसकी एग्जांपल 1 3 मल्टीप्लाई 4 होल रेज़ टू पावर 3। तो दैट विल बी 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 3। यानी दोनों की पावर जो है वो हमने सेपरेट कर दी है। अब इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 जो है ये होता है 27 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 64। इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, कैलकुलेटर की मदद से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर बन जाता है 1728। अब पावर में हमारे पास जो थर्ड केस बनता है वो इस तरह हो सकता है कि a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर l। क्योंकि हमने शुरू में लिखा है कि हमारे पास जो l m और n है ये इंटीजर्स हैं और a b हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, ये भी दोनों में पावर जो है वो सेपरेट की जा सकती है, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई l और फिर b रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई l। यानी दोनों में पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई। इसकी भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल के बगैर जो है वो आइडिया क्लियर नहीं होता। एग्जांपल 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई
2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 5। तो क्या होगा 3 रेज टू पावर 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 पावर से पावर मल्टीप्लाई 5। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 रेज टू पावर क्या बनेगा 5 2s are 10 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 20। क्लियर। और इसमें फिर पॉइंट डी आता है यानी पावर में, और कौन सा केस जो है वो बन सकता है a over b raised to power m, that will be a raised to power m over b raised to power n। इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इसकी भी एग्जांपल्स बहुत इजी हैं और एग्जांपल के बगैर हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता, इसलिए हर रूल के साथ जो है वो हम एग्जांपल ज़रूर लिख रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल लिखिएगा 3/5 होल रेज टू पावर 2। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बनेगा, सॉरी ऊपर जो है वो यहाँ पे हमारे पास n लिखना था हमने, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m। तो 3/5 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर 2, दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 9 ओवर 25। इसी तरह इसका एक और पॉइंट बनता है, पॉइंट ई जिसे हम कहते हैं, वो क्या है कि a रेज टू पावर m ओवर b रेज टू पावर n है और फिर होल रेज टू पावर l है। तो ये बनेगा a रेज टू पावर m l ओवर b रेज टू पावर n l। एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5 रेज टू पावर 3 ओवर 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 7। हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 7। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 रेज टू पावर 7 3s are 21 और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 28। तो दिस विल बी योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया है। एक्सपोनेंट्स में हमने कहा था कि दो टाइप के एक्सपोनेंट्स हैं, एक है इंटीजर एक्सपोनेंट्स और दूसरे हैं रैशनल एक्सपोनेंट्स। तो आज हमने इंटीजर एक्सपोनेंट्स और इंटीजर एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ आई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे नॉलेज में इजाफ़ा करे और मैं इसी तरह आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर करता रहूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।